हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। इसमें से आपके लघुतरात्मक प्रश्न भी बनने की बहुत संभावना है और रिक्त स्थान के प्रश्न भी इसी में से बनेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण यानी पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जैसे ये अभिक्रिया 2PbO प्लस ये जो कार्बन है अभिक्रिया हो रही है और 2Pb प्लस CO2 बन रहा है। इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर है ए तथा बी। देखो ए क्या है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्यों अपचयित हो रहा है? क्योंकि Pb से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, इसलिए ये उसका अपचयन हो रहा है सीसे का, Pb का। और इसमें जो ये जो बी है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है और सीसे का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर होगा सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये जो अभिक्रिया है Fe2O3 प्लस 2Al गोज टू Al2O3 प्लस 2Fe, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देखेंगे कि ये वाली जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए Fe2O3 और उसके साथ एल्यूमिनियम का जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो Al2O3 और Fe अलग हो जाता है, यानी कि इसमें से एल्यूमिनियम का योग किसके साथ हो जाता है, O3 के साथ हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम ने जो Fe है आयरन को उसके यौगिक से क्या कर दिया, हटा दिया है। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर आगे। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। हाइड्रोजन गैस में आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस में आयरन और हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते तो इसका क्या होता है? पोटेशियम धातु के को जब जल से H2O से क्रिया करवाते तो इसका क्या होता है? तो पोटेशियम, ये जो ऑक्सीजन है वो पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है। तो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो ये जो AgBr है इसका प्रयोग होता है। निम्न में से किसमें संसारण नहीं होता? देखिए जो जिस पर जंग नहीं लगता, तो लोहा है, तांबा है, चांदी है या क्रोमियम है? तो क्रोमियम पे जंग नहीं लगता। मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है? तो मैग्नीशियम का वायु में जलना ऑक्सीकरण होता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होता है। AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। फिर अपन बात करते हैं जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है CaO का जल में घुलना, CaCO3 का CaO में बदलना, प्राकृतिक गैस का दहन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा CaCO3 का CaO में बदलना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अपन जब उष्मा देते हैं, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा ग्रहण करता है, तब ये CaO में टूट जाता, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और CO2 में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है? एक तो CaO प्लस किस में टूटता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जिंक ऑक्साइड प्लस C गोज टू जिंक प्लस CO में क्या हो रहा है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड ZNO उपचयित हो रहा है, C उपचयित हो रहा है, ZNO का ऑक्सीकरण हो रहा है या उपरोक्त सभी। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो CO बन रहा है। तो इसका मतलब C क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। अब अपन बात करते हैं आगे की। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? देखो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी।
निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जो विघटित होता है, जो टूटता है, वो AgCl, Ag और Cl2 में टूटता है। आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है? तो जो आलू के चिप्स आते हैं उनमें क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध, यानी जो गंध अच्छी नहीं लगती, वो और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल युक्त जो भोजन होता है वो उसमें से गंध आती है, अप्रिय गंध आती है, उसको अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। देखो संसारण तो होता है क्या? जंग लगना। अम्लता यानी अम्ल की मात्रा अधिक होना। रेडियोधर्मिता एक पदार्थ का गुण है जिसमें पदार्थ का लगातार ह्रास होता रहता है। बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन एक कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्मासेपी है। क्यों? क्योंकि जब अपन सांस लेते हैं तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का योग किसके साथ हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, और इसमें अपने को जल, ऊर्जा तथा CO2 बाहर निकलती है, यानी कि अपने ऊष्मासेपी इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है? तो ऊष्मासेपी विक्रिया है। कैसी विक्रिया? ऊष्मासेपी विक्रिया है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो विक्रिया क्या कहलाती है? तो 2 पदार्थ जब मिलते हैं तो कौन सी विक्रिया कहलाती है? संयोजन विक्रिया कहलाती है। देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को संगमरमर भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है? बिना बुझा हुआ चूना CaO, ये तो है बिना बुझा हुआ चूना। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया यानी पदार्थ को तोड़ने के लिए अपन पदार्थ को ऊष्मा से भी तोड़ सकते हैं, प्रकाश से भी तोड़ सकते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करके भी पदार्थ को तोड़ सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सिंपल सी बात है, कोयला C+O2 तो क्या बनता है? CO2। ये एक संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों गैस प्राप्त होती है। ये चित्र दे रखा है, इसमें क्या है कि तनु H2SO4 अंदर डाला हुआ है, इसमें जिंक दानेदार जस्ता भी है। जिंक प्लस H2SO4, ये तो कौन सी गैस? ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है। तो दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस X को पहचानिए। जैसे एक गैस निकलती है बाहर, तो कौन सी निकलती है? H2 गैस। अब अपन दूसरे, ये पहले प्रश्न के पहले पार्ट के आपके सारे प्रश्न बहुविकल्पीय हो गए। अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षारक एवं लवण। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो देखो अपन ने अम्ल के बारे में अपन जानते हैं, अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ रखा है कि अनिल कपूर के नाम से अपन ने पढ़ रखा है कि अनिल कपूर का मतलब होता है कि अम्ल नीले को क्या करता है? लाल। तो यहाँ पे कोई विलयन लाल को नीला करता है। अब लाल को देखो, अम्ल तो नीले को लाल करता है, तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो लाल को, यानी कि वो क्षारीय होगा। तो ये एक जिसका pH होता है वो अम्ल होता है, ये भी अम्ल होता है, ये भी अम्ल होता है, इसका pH 10 होना चाहिए। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः, देखो NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml से उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले, यानी कि इसकी मात्रा अगर अपन डबल करें तो सिंपल सी बात है HCl की मात्रा अपने को डबल लेनी पड़ेगी, यानी 8 ml से कितना लेना पड़ेगा? 16 ml लेना पड़ेगा। तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 16 ml की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं अपन। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच, जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है।
हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, तो हमारा उदर कौन सा HCl अम्ल, जठर रस जिसमें HCl अम्ल भी होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। हमारे दांतों में क्या होता है, जब अपन खाना खाते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो अम्ल उत्पन्न करते हैं, इसलिए उस अम्लता को हटाने के लिए अपन टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इससे वो अम्लीय जो जीवाणुओं ने जो अम्लता उत्पन्न की थी दांतों में, वो उसको उदासीन कर देता है। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का प्रयोग पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आशुद्ध जल का pH कितना होता है, आशुद्ध जल का pH कितना होता है, 7। हमारे रुधिर की प्रकृति क्या होती है, हमारे रुधिर की प्रकृति क्षारीय होती है, 7 से ऊपर होता है इसका। और धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो अम्लीय होती है। सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या आता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो जिंक से भी कराओ, जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट बनेगा, SO4 प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जिंक से कराएंगे तो भी ये निकलेगी, मैग्नीशियम से कराएंगे तो भी H2 गैस निकलेगी, और Fe से करवाएंगे तो भी H2 गैस निकलेगी। तो उपरोक्त सभी। ताजे दूध का pH का मान 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है, तो दूध दही में बदला, इसका मतलब कि वो अम्लीय प्रकृति का हुआ, तो 6 से कम होना चाहिए। 7 तो होगा नहीं, 7 से अधिक भी होगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा नहीं है, 6 से कम। नेक्स्ट प्रश्न, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता, इनका स्वाद खट्टा होता है, ये लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, इनका pH 7 से कम होता है, तो ये साबुन की तरह होता है, ये अम्लों का गुण नहीं है। बाकी तीनों अम्लों का गुण है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका pH 7 से कम होता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता, खाने के सोडे में। खाने के सोडा कौन सा, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्रिस्टलन का जल नहीं होता। बाकी धोने के सोडे में भी 10 अणु होते हैं, जिप्सम में भी 2 अणु होते हैं, नीला थोथा में भी 5 अणु होते हैं, तो इनमें क्रिस्टलन जल होता है। बाकी खाने के सोडे में क्रिस्टलन जल नहीं होता। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक का इलाज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने के सोडे से इसका उपयोग किया, ये इलाज किया जाता है। क्यों, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है और ये सारे ये उसको उदासीन कर देता है, तो जलन नहीं होती। एक पौधे की किस्मत 6.0 से 6.5 pH मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होती है। यदि किसी खेत की मिट्टी का pH 4.5 है, पौधे को उगाने के लिए मिट्टी में किस पदार्थ को मिलाना चाहिए, तो चूने को मिलाना चाहिए। किसको मिलाना चाहिए, चूने को, ताकि उसकी जो pH मान है उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाती है और मिट्टी थोड़ी सारी हो जाती। CaOCl2 का नाम, ये CaOCl2 का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं इसको, विरंजक चूर्ण बोल सकते हैं अपन। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन ताप पर। निम्न में से कौन अपचन की दवा है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, क्योंकि ये सारी प्रकृति का होता है। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो जाती है, तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वही NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने से अपच की बेचैनी दूर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, तो बेकिंग सोडे में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। बाकी जिप्सम में है, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आधा H2O होता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट की। 2 पार्ट के अपने बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, बात करते हैं तीसरे पार्ट की।
आप देखते जाइए, आपको 16 पार्ट के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी है वो हम करवा देंगे। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु युगल विस्थापन होता है इसमें। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? जिंक की उस पर क्या कर दो परत चढ़ा, तो जिंक की क्या कर दो, परत चढ़ा दो। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और ये यौगिक जल में भी विलय है, तो ये कौन सा यौगिक हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक का लेप नहीं होता, किसका होता है? टीन का, क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और वो खाद्य पदार्थों से क्या कर देती है? अभिक्रिया कर देती, इसलिए जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता, टीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है, किसका है पीतल? किस किस से बना है? तो तांबा और जिंक, किसका बना है? तांबा कॉपर प्लस जिंक से पीतल बना है। सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भर्जन। और कार्बोनेट अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो निस्तापन। सल्फाइड अयस्क आए तो आपको भर्जन लिखना है और कार्बोनेट अयस्क आए तो आपको निस्तापन लिखना है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है वो कौन सी होती है? ब्रोमीन एक अधातु, Br ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। और ऐसी धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो कौन सी? मरकरी। कौन सी? मरकरी, Hg, मरकरी। ठीक है। वह अधातु जो चमकीली होती है कौन सी होती है? आयोडीन अधातु है जो चमकीली होती है। विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है? विद्युत का सुचालक है तो देखो ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन वह विद्युत का सुचालक यानी विद्युत का चालन करती है। आयोडीन यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? तो आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? तो ये जो आयनिक यौगिक है ना वो जल में घुलनशील होते हैं ये। और जो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन वाला है वो पेट्रोल और बेंजीन वगैरह। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है कौन सी? सोल्डर। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए मिश्र धातु किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है तो इसको कौन सा गुण कहते हैं? आघातवर्धनीयता। और उसको तार के रूप में खींचकर लंबा किया जा सकता है, कौन सा गुण कहलाता है? तन्यता। ठीक है, इसका आंसर है आघातवर्धनीयता। ध्वनिकता जो ध्वनि का गुण होता है, जो ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है, तो ध्वनिकता, तो इसका आंसर आघातवर्धनीयता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव है तो सोल्डर सीसा और टीन का बनाता है। देखो सोल्डर बनाता है सीसा Pb प्लस टीन का, SN टीन। ठीक है, अब देखो आगे। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो अति शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? तो ये जो सीजियम है वो ऐसी धातु है जो हथेली पर, यानी कि उसका गलनांक बहुत कम होता है, हथेली पर रखते ये पिघल जाती है। अम्लराज यानी एक्वा रेजिया क्या है? सुनिए, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl 1:3। सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl, ये अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कठोर पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ये जो जिंक ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है किसको? पोटेशियम, यहाँ पे इसकी जगह सोडियम भी आ सकता है। तो पोटेशियम या सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया कर विस्फोट कर देते हैं। जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? तो कॉपर जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम या सोडियम, लेकिन सोडियम से भी कौन है? पोटेशियम ज़्यादा है। उत्कृष्ट गैस नहीं है तो ये जो नाइट्रोजन है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। हीलियम के बाइतम कक्ष पूरा रहता है, नियॉन के पूरा रहता है, आर्गन के पूरा रहता है। ये अभिक्रिया किसी से नहीं करती, लेकिन नाइट्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एयू ओरम यानी कि गोल्ड। कौन सी? गोल्ड, सोना, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती।
सिन बार किसका अयस्क है? तो सिन बार मरकरी, यानी मरकरी को प्राप्त किससे किया जाता है? सिन बार से प्राप्त किया जाता है। एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो उस तत्व की पहचान कीजिए। देखो मुलायम भी है, चाकू से काटा भी जा सकता है, तो कौन सा तत्व है? पोटेशियम। कौन सा तत्व है? पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। ये पूरे हो गए तीसरे पार्ट के प्रश्न। कार्बन एवं उसके यौगिक चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट के प्रश्न आ गए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6। इसमें 6 संयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है? तो देखो एथेन, मेथेन और एथेन, तो 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। कितने आबंध है? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने आबंध है? 7 आबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आबंध। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्राक्रियात्मक समूह कौन सा है? तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में कौन सा होता है? कीटोन। पीछे देख ब्यूटेनॉन, तो कीटोन इसका आंसर हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये विद्युत का चालन भी करता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन सा है? तो ग्लिसरॉल। साबुन बनाते हैं तो उसके साथ क्या बनता है? ग्लिसरॉल भी बनता है। एथिलीन, यानी कि एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या, तो एथीन में कुल कितने बंध होते हैं? 6 बंध होते हैं। एथीन का जब अपन सूत्र मेथेन एथेन, एथेन एथीन, एथीन यानी कि डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी पूरी कर दो। एक 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 बंध होते हैं। एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है? तो ये एथेनॉल। कौन सा बनता है? C2H5OH, एथेनॉल। इसका नाम याद रखना है, एथेनॉल। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना क्या कहलाता है? एसिटिक अम्ल जब बनता है तो ऑक्सीकरण होता है, एक ऑक्सीजन जुड़ता है। ब्यूटेन का उच्च समजात कौन सा है? पेंटेन। एसीटोन का IUPAC नाम है, एसीटोन देखो ये, तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन, और ये कौन सा कीटोन समूह है? तो प्रोपेनॉन। क्या नाम है? प्रोपेनॉन। इसका IUPAC नाम बताना है, तो गिनिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और ये पीछे COOH है, COOH ये ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक अम्ल। अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं? तो अपमार्जक सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट लवण। कार्बन का अपरूप है, हीरा भी है, ग्रेफाइट है, फुलरिन भी है, उपयुक्त सभी। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मेथेन गैस, CH4। कार्बन की संयोजकता होती है कितनी? 4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो एल्कीन और एल्काइन, ये तो असंतृप्त होते हैं, और ये जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सुमेलित कीजिए। देखो एल्कोहल, तो एल्कोहल अपने को सुमेलित करना है। एल्कोहल किससे सुमेलित होगा? एल्कोहल, तो ये OH, A का 3। एल्डिहाइड, CH समूह होता है, तो ये B का 4। कीटोन है, CO समूह होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा समूह होता है? COOH वाला, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर आगे की बात करते हैं। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो ये जो निकल उत्प्रेरक है उसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो अचार के परिरक्षक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? देखो ऑप्शन है अपने पास, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल या उपयुक्त सभी। तो एसिटिक एसिड, सिरका, एसिटिक अम्ल। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? अभिक्रिया को या तो तेज कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, यानी कि दर को परिवर्तित कर देते हैं, तो ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। कठोर जल में उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयन। क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयन कठोर जल में उपस्थित होते हैं। कठोर जल में प्रभावी होता है क्या? अपमार्जक कठोर जल में प्रभावित, अपमार्जक का प्रयोग करते हैं तो वो कठोर जल में भी झाग देता है। एल्काइनों का सामान्य सूत्र कौन सा है? देखो एल्केन का है CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है।
फिर ये CnH2n, ये एल्काइन का सूत्र है, एल्किन का, और ये CnH2n-2 ये एल्काइन का सूत्र है। तो ये एल्किन और ये एल्काइन का सूत्र है। पांचवा पाठ, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी इधर से इधर जाने पर आवर्त सारणी में प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो सिंपल सी बात है, इधर धातु ज़्यादा पाए जाते हैं और इधर अधातु, तो धात्विक गुण इधर घटते हैं, सही बात है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, सही बात है कि इधर से इधर जाते हैं तब संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन ये वाली जो है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं, ये असत्य कथन है। तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा इसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये जो मैग्नीशियम है ये MgCl2 बनाता, ये क्या बनाता है? MgCl2। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी, लेकिन ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर है? परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है। एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? K, L, M, N में इलेक्ट्रॉन की संख्या की कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8, 2, 8, 18, 18, 32। आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों में समान होता है। समूह में, आवर्त सारणी में, ये जो समूह, जो आवर्त सारणी ये ऐसी होती है आवर्त सारणी, ये तो होता है वर्ग, और ये जो होते हैं वो समूह होते हैं, ये आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों के समान होते हैं, तो ये जो वर्ग या इसको समूह कहते हैं, वर्ग या इसको क्या कहते हैं? समूह, और ये आवर्त कहलाते हैं। ठीक है। तो ये जो खड़ी लाइनें हैं इसमें जो सारे जितने भी जो तत्व होंगे उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या होती है? परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि एक कोष टूटता जाता है। सिलिकॉन है, क्या है? उपधातु। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति सामान्यतः होती है, क्या होती है? क्षारीय होती है, और अधातुओं का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो 94 तत्व। डोबेराइनर का त्रिक वर्गीकरण किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने जमाया था। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया? तो हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः कितने समूह और आवर्त है? तो देखो, समूह या वर्ग को तो बात करते हैं 18, और आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त कितने हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 32। किसी तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वही इसकी क्या होती है? संयोजकता, यानी कितने अलग दूसरे परमाणु से संयोग कर सकता है। और धातु नहीं है, सोडियम है वो क्या है? धातु है, और धातु नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 37 pm का मतलब पिकोमीटर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या होती है? कमी। बाएं से दाएं जाने, इधर से इधर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि इधर आवर्त सारणी में इधर साइड सारे अधातु पाए जाते हैं, इधर साइड सारे धातु पाए जाते हैं, तो धात्विक गुण इधर घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो यहाँ पे एक रेखा है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ये कौन से? अर्धधातु या उपधातु को बताती है। परमाणु त्रिज्या का सही आरोही क्रम में, परमाणु त्रिज्या का आरोही क्रम में लिथियम छोटा होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सीजियम। डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है, तो NPK है वो डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? बताओ आप। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, या परमाणु संख्या के आरोही क्रम में? तो परमाणु संख्या के आरोही क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी इसको परमाणु संख्या के आधार पर आरोही क्रम में जमाया गया, और जो पहले वाली जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव वगैरह की, उसको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया गया था। किसके? मेंडलीव वाली की परमाणु द्रव्यमान था, और ये आधुनिक वाली हेनरी मोजले वाली कौन सी है? परमाणु संख्या के आरोही क्रम में। छठा पाठ, पांचवा पाठ के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। छठे पाठ की बात करते हैं।
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। देखो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ये जो श्वसन तंत्र फेफड़े है श्वसन तंत्र के भाग है। पोषण अमाशय अग्नाशय ये जो भी है अमाशय और ये पोषण तंत्र पोषण यानी कि इसका भाग है। और ये परिवहन परिवहन कौन सा ये जो हृदय है परिसंचरण परिवहन तंत्र का भाग है। ये जो उत्सर्जन तंत्र का भाग कौन सा है वृक्क। ठीक है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम यानी जल का वहन करना और फ्लोएम यानी भोजन का वहन करना। तो जाइलम किसका वहन करता है जल का वहन करता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो पोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी जरूरी है। सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी जरूरी है। तो उपयुक्त सभी। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया किस में होती है। तो यह क्रिया किस में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एथाइल अल्कोहल बनता है। देखो एथाइल अल्कोहल है वो अवायवीय श्वसन से बनता है जिसमें वायु की मात्रा कम होती है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना। ये श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो खाली 2 ही कोष्ठ होते हैं और मनुष्य के में 4 कोष्ठ होते हैं। रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली ये जो कोशिका है वो कौन सी है प्लेटलेट्स रुधिर का क्या बनाती है थक्का बनाती है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है टाइलिन या एमिलेज। कौन सा है टाइलिन या एमिलेज जो शर्करा को माल्टोज में बदलता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है 180 लीटर खून क्षमता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रुधिर कोशिकाओं में। हृदय में किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है तो ये जो बाया नीले है इसकी दीवार मोटी और मजबूत होती है। क्यों क्योंकि ये जो क्या करता है पूरे शरीर में रुधिर पंप करता है इसकी वजह से इसकी दीवार मोटी होती है। निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला जो रक्त कौन लाता है तो प्राप्त करता है बाया आलिन। ये जो बाया नीले के ऊपर बाया आलिन होता है वहाँ से फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़ों से रक्त आता है कौन सा ऑक्सीजन वाला। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है तो स्पाइग्नोमेनोमीटर। ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है किसमें कोशिका द्रव्य में। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते एंजाइम। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं एंजाइम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है तो ऑक्सीजन जरूरी नहीं जल भी जरूरी है क्लोरोफिल है CO2 भी जरूरी है लेकिन ऑक्सीजन जरूरी। ऑक्सीजन के द्वारा थोड़ी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन तो मुक्त करता है पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है किस क्लोरोप्लास्ट। पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है किसका प्रोटीन का। पेप्सिन किसका पाचन करता है प्रोटीन का। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो पेशी कोशिकाओं में। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का प्रयोग ये कार्य करता है। ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है कौन ATP। कौन करता है ATP के अंतस्थ फॉस्फेट के विखंडन से ATP के अंतस्थ फॉस्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान कितना आता है तो 30.5 किलो जूल। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है कौन हीमोग्लोबिन। एक स्वस्थ मानव में सामान्य रक्तदाब का मान कितना होता है 120 से 80 mmHg। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन का वहन और जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आमाशय किससे संबंधित है पोषण से संबंधित है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिसंचरण तंत्र से। इस प्रकार देखो वृक्क है उत्सर्जन तंत्र का भाग जो आमाशय है वो पोषण तंत्र का भाग हृदय है वो परिसंचरण तंत्र का भाग है और ये जो फेफड़े है कुपिका है फेफड़े ये श्वसन तंत्र का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां पाठ नियंत्रण एवं समन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है तो ये जो साइटोकाइनिन है वो पादप हार्मोन है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी हृदय स्पंदन के लिए भी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तंत्रिका कोशिकाओं से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं तो डेंड्राइट या ध्रुमाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी
तंत्र के द्वारा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तथा मेरु तंत्रिका होती है। कपालीय और मेरु तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो अंडाशय की ओर ये जो परागनली की वृद्धि है वो रसायन अनुवर्तन की गति। मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, आधार पर या कोई सहारे से लिपट जाते हैं मटर के, ये किसका अच्छा उदाहरण है? स्पर्श अनुवर्तन, क्योंकि जहाँ स्पर्श होता है वहाँ ये लिपट जाते हैं। चुई मुई की पत्तियाँ छूने से लटक जाती है, क्यों? क्योंकि पर्णाधार पर स्फीत दाब बदलता रहता है, इसकी वजह से। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो साइटोकाइनिन की। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। परों की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है? तो ऑक्सीन के कारण। एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है। वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? गाइटर, घेंगा, गलगन रोग भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए प्रेरित करता है, तैयार करता है? तो एड्रिनलिन। इंसुलिन का कार्य है रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करना, ये इंसुलिन हार्मोन करता है। इससे मधुमेह रोग हो जाता है। रक्तदाब, लार आना तथा वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो मेडुला के द्वारा। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित किससे है? यौनारंभ से। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, अमाशय से, अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या अग्नाशय से। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। एड्रिनलिन किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इसका आंसर है अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्बेरेलिन। ये एस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायरोक्सिन ये मानव हार्मोन है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। बहुत बार आ गया ये प्रश्न। अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सी क्या आवश्यक है? तो आयोडीन की जरूरत होती है, और इसकी कमी से गाइटर रोग या गलगन रोग हो जाता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सभी अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है, जैसे हृदय का धड़कना वगैरह, ये मेडुला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये तो पूरा हो गया चैप्टर, ये 8वां चैप्टर की बात करते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? ईस्ट में। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये जो शुक्रवाहिका है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। पराग कोश में होता है, क्या होता है? पराग कण होते हैं पराग कोश में। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। स्त्री केसर जो होता है उसके मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? तो 270 दिन का। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है? 1 दिन। कितने दिन तक जीवित रहती है? 1 दिन। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव को किस में डालते हैं? तो शुक्र वाहिका में। दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा रचना का निर्माण करती है। अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। महिला में कॉपर टी को स्थापित किस में किया जाता है? गर्भाशय में। ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन किससे होता है? तो पत्ती का मुकुल। माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है, जिसमें कार्य की आदान प्रदान होता है? प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होता है, जो ये जो नली होती है पतली, वो माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य का कार्य करता है। अमीबा में जनन की विधि है कौन सी? द्विखंडन। बहुखंडन द्वारा जनन होता है किसमें? प्लेज्मोडियम में। पुनरुत्पन्न द्वारा जनन होता है किसमें? प्लेनेरिया में। उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को क्या कहते हैं? कैलस। कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य है। कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य क्या है? इसमें उगाए पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं,
बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों को इससे उगाया जा सकता है। इससे उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। उपयुक्त सभी। बीजाणु समासंग किसमें उपस्थित होता है? तो राइजोपस में। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं कहलाती है क्या? युग्मक। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा? पपीता। बीज का निर्माण किस रचना से होता है? तो बीजांड के द्वारा होता है। मानव में शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अन्नवाहिनी में। लैंगिक संचरित रोग एसटीडी का उदाहरण नहीं है, तो देखो गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, लेकिन कालाजार वो लैंगिक संचरित रोग नहीं है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां पाठ। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनकी बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया जाता है। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना क्या थी? तो ये वाले TTWW। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण देखो, हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद के समान है, सही है। हमारे दांत हाथी के दांत के समान। आलू एवं घास के ऊपरी विस्तारी ये दोनों समान होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। तो उपरोक्त सभी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो अधिक समानता है, किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी, लकड़ी, जीवाणु या चीन के विद्यार्थी? सिंपल सी बात, चीन के विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं? किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के अगर दोनों जीन हैं, विपर्यासी यानी अलग अलग, एक टी है तो एक स्मॉल टी है, तो ये विषम युग्मजी है। और अगर दोनों कैपिटल टी हो तो सम युग्मजी कहलाते हैं, लेकिन विपर्यासी लक्षण बोला है तो ये विषम युग्मजी। आनुवांशिकी का जन्मदाता किससे कहा जा सकता है? तो मेंडल को। आनुवांशिक का जन्मदाता किसे कहते हैं? मेंडल को। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। यह आ सकता है रिक्त स्थान वाले प्रश्न में भी। फूल गोभी निम्न में से किस प्रकार के पुष्पों से विकसित हुई है? तो वंदे पुष्पों से। जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर निम्न में से किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है? फॉसिल डेटिंग के द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण मत में कहा गया है। प्राकृतिक वर्ण मत में क्या कहा गया? देखो, तो भिन्न भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूल विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत काम करता है। ट्राइलोबाइट है क्या है? तो जीवाश्म अकशेरुकी है। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। अप्रभावी लक्षण होते हैं। अप्रभावी लक्षण वो होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते। जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो तो प्रभावी लक्षण होते हैं, लेकिन जो आगे F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जीन स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। मानव में नर का गुणसूत्र पैटर्न क्या आता है? X और Y, और मादा में क्या होता है? X। पृथ्वी के प्राथमिक यानी कि प्राचीन वातावरण में अनुपस्थित था, तो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं थी। यह सुझाव किसने दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे? तो ये हॉल्डेन का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? हॉल्डेन का, कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुई है। डायनासोर किस वर्ग से संबंधित है? तो सरीसृप वर्ग से। एकल संकर संकरण में प्राप्त जीन प्रारूप क्या होता है? जीन प्रारूप होता है 1:2:1। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, डीएनए में सूचना होती है, तो डीएनए में किसकी सूचना होती है? प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, प्रोटीन बनाते हैं। दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? द्विसंकर संकरण। दो अलग अलग लक्षण है तो द्विसंकर संकरण से अपन सिद्ध कर सकते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो उद्यान मटर में। डार्विन ने जैव विविधता के अध्ययन के लिए किस क्षेत्र की समुद्री यात्रा की थी? तो दक्षिणी अमेरिका की थी उसने समुद्री यात्रा। समरूप लक्षण नहीं है। समरूप लक्षण कौन सा है? जो डायनासोर के अग्रपाद है वो समरूप लक्षण नहीं है। पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख समरूप लक्षण है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। देखिए, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखो, प्लास्टिक, कांच और जल को किया जा सकता है, मिट्टी को नहीं किया जा सकता। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया? आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है,
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, देखिए तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये जो दर्पण होता है, ये जैसे मान लो दर्पण है, तो ये जो ध्रुव और ये जो मुख्य फोकस के बीच है, अगर यहाँ पे है तो वो इधर बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो किसी बीम का वास्तविक और तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। देखो ये जैसे मान लो अभी बनाते अपन, देखो ये जैसे उत्तर लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो ये फोकस f1 और ये 2f1। तो यहाँ पे अगर अपन रखेंगे किसी बीम वस्तु को तो इसका जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यहाँ पे, ये बनता है यहाँ पे, ये 2f' पर बनता है, यहाँ पे 2f' पर समान बनता है और वास्तविक बनता है। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, -15 यानी कि इधर साइड बन रहे हैं, ठीक है। दर्पण तथा लेंस संबंध कौन सा है, तो दोनों अवतल होंगे, क्या होंगे, अवतल। दर्पण और लेंस दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है, तो समतल होगा या उत्तल। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। शब्दकोश डिक्शनरी को पढ़ना है तो 5 सेंटीमीटर वाले को तो अपन करेंगे नहीं, तो 5 सेंटीमीटर वाला तो गया। अब बात है उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो अपने को पास की वस्तु स्पष्ट देखनी है, तो पास की वस्तु स्पष्ट कैसे देखेंगे, जब अपन उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तब पास की वस्तु स्पष्ट अपने को दिखेगी। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो आवर्ती है वो प्रकाश के अपवर्तन में अपरिवर्तित है। वेग तरंग दैर्ध्य बदलता रहता। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबता आवृत्ति, समतल दर्पण है और सीधा प्रकाश की किरण आ रही है तो वो सीधी चली जाती है, यानी कि दोनों के बीच में कोण कितना होता है, 0 डिग्री। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है, आभासी तथा सीधा। डायप्टर का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर है, ठीक है। एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है। नीचे वाला तो उत्तल लेंस होता है, इसके ऊपर वाला क्या होता है, अवतल लेंस होता है। पास वाली वस्तु को देखने के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर वाली वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है, तो अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। जो लेंस होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कोई किरण आई और यहाँ पे प्रकाश केंद्र पर गिरी और सीधी निकल जाती है, तो प्रकाश केंद्र पर गिरते वो सीधी निकल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तुओं के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। क्या कहती है, विवर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में लौटना परावर्तन, दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन, मुड़ना विक्षेपण, और किनारों पर जो अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़कर विवर्तन की घटना होती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसकी परछाई नीचे क्यों नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि प्रकाश उसके किनारों पर मुड़ के वापस वो प्रकाश नीचे आ जाता है, उसकी छाया अपने को पड़ती दिखती नहीं है। हवाई जहाज के साथ भी ऐसे होता है, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, ऊपर प्रकाश पड़ता है लेकिन उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। यही कारण है कि उसके किनारों पर प्रकाश मुड़ के वापस प्रकाश मिल जाता है, तो ये विवर्तन की घटना के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण माना गया। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है, यानी कि ये गोलीय दर्पण है तो ये वक्रता फोकस दूरी या, तो वक्रता त्रिज्या या, तो फोकस दूरी या इतनी 5 है तो वक्रता त्रिज्या या से या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का।
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता होती है P = 1/f डायप्टर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। ये सब छोटे छोटे रिक्त स्थानों में पूछ सकता है या वन लाइनर में पूछ सकता है। उत्तर लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखो, उत्तर लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब, सुनिए ध्यान से, ये उत्तर लेंस है, तो फोकस, एक तो फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में यहाँ पर रखा है, तो बीम का प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो बीम का प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा आभासी तथा सीधा। क्या बनेगा? आभासी तथा सीधा, ये बनेगा। अब देखिए, लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र क्या आता है? 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस सूत्र है। और 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। देखो, P बराबर होता है 1/f, तो अगर अपन फोकस 1 मीटर रखेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, तो P का मान 1 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है, तो परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। देखो, आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती, चाल परिवर्तित होती रहती है, ये उल्टा बोला है इसने। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं इस बिंदु को, यहाँ पर जो किरण है वो सीधी निकल जाती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध कौन सा था? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं 30 डिग्री। अगर ये मान लो 30 डिग्री पर आया तो ये अभिलंब है, या 30 डिग्री बनाया तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनाता है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं उपरोक्त सभी पर, किस पे? समतल दर्पण पे भी, उत्तल पर भी और अवतल पर भी। पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए, इसको अपन सुनिए ध्यान से। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है तो म्यू बराबर v1/v2। देखो, म्यू का मान 1.33 है, बराबर अपने को v2 ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है अपने को पानी में। ठीक है, v2 ज्ञात करना है तो v2 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा v1/1.33। v1 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में 1.33 का भाग देंगे तो आंसर आएगा अपने 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा वो पाना कारण है समंजन। क्या कारण है? समंजन क्षमता, लेंस की समंजन क्षमता। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? दृष्टिपटल, रेटिना भी बोलते हैं इसको, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पुतली से तो क्या होता है? प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। परितारिका क्या काम करती है? पुतली का आकार छोटा बड़ा करने के काम करती है। कॉर्निया से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश आँख के अंदर जाता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कम से कम वो 25 सेंटीमीटर दूर आराम से देख सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापियों द्वारा। पक्षमापी भी क्या करती है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करती है। फोकस, ये जो लेंस है वो मोटा और पतला होता रहता, जिससे फोकस दूरी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, खतरे के संकेत किस रंग का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं अपन? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश है वो इतना ज़्यादा, वो जो बहुत दूरी तक चलता है, वो फैलता, प्रकीर्णन इसका क्या होता है? कम होता है। मानव आँख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। इसका कारण है इसकी समंजन क्षमता। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? उल्टा तथा वास्तविक बनता है, जिसे फिर आगे मस्तिष्क में भेज दिया जाता है और मस्तिष्क उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित होती रहती है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है पक्षमापियों द्वारा। एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में कणों पर गिरता है, मिट्टी, धूल, मिट्टी, वायु के कणों पर गिरता है, तब क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। और ये जो वाइब्ग्योर आपने सुना होगा, VIBGYOR, वाइब्ग्योर में क्या था, ये जो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये जो ये रंग है, ये रंग ज़्यादा फैलते और ये रंग ऐसे अपने ऊपर ऐसे सारे ऐसे फैल जाते। और अपन यहाँ पे पृथ्वी पर नीचे होते तो अपने को पूरा आकाश नीला दिखता है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो तब सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैंगनी का, वॉयलेट, VIBGYOR। तो ये सबसे अधिक वॉयलेट का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसलिए सारे संकेत वगैरह लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, तो पानी की बूंद में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन होता, इसलिए इंद्रधनुष बनता है। और क्या होता है, क्यों, क्योंकि वो प्रकाश बहुत सारे रंगों में बाहर निकलता है। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कहते हैं, तो पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। प्रतिबिंब का बनता है रेटिना पर। परितारिका क्या करती है, पुतली को छोटा बड़ा करने का काम करती है। काचाप द्रव क्या करता है, उसको अंदर भरा रहता है, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है काचाप द्रव कहलाता है। नेत्र की कौन सी रचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, तो रेटिना। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, लगभग 150 डिग्री वो ऐसे देख सकता है। आगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन प्रकाश का क्या कहलाता है, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल कितना है, 2 मिनट। प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण निर्भर करता है प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा कितना होता है, 1.8 गुना ज़्यादा होता। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में कितने वर्ण होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नेत्र गोलक का थोड़ा लंबा हो जाना। यदि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो तो उन्हें वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होती है, द्विफोक्सी बाईफोकल लेंस की जरूरत होती है। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है, 2 त्रिभुजाकार आधार होते तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। मानव नेत्र के दूर बिंदु स्थित होता है, मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत तक देख सकते हैं और पास वाला जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब पार्ट 12 की बात करते हैं अपन, विद्युत। विद्युत के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न उसकी बात करते हैं। देखो, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा। कोई आर प्रतिरोध आदि का कोई आर का कोई ये तार था, उसको 5, 1, 2, 3, 4 और 5 बराबर भागों में बांटा। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया। इन टुकड़ों को ऐसे पार्श्व क्रम में, यानी कि एक टुकड़ा ऐसे 2, 3, 4 और 5 ऐसे पार्श्व क्रम में इनको जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इसको मैं समझाता हूँ, सही से सुनो ध्यान से। तो एक तार है, तो तार को ऐसे जोड़ा अपन ने, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे जोड़ा। इसका प्रतिरोध अपन देख लेते हैं। आर इसका इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करिए यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। देखो, ये तार है, ये तार है, इसको मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बांटा, ठीक है। तो इस तार को मैंने जोड़ा, फिर ऐसे इन टुकड़ों को जोड़ा, तो प्रत्येक तार का जो ये जो प्रतिरोध हो जाएगा वो R/5 हो जाएगा। तो जब मैंने इसको 5 भागों में बांटा तो R/5 हो जाएगा। अब देखो, इसको श्रेणी क्रम में ऐसे समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/R डैश, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध R डैश हुआ है, बराबर, तो ये हो जाएगा 1/R/5, 1/R/5, 5 आ जाएगा ऊपर। इस प्रकार ये ऐसे हो जाएगा। देखो सुनो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, टोटल कितना हो गया, 5। तो इसका हो जाएगा बटे में R, और ये जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा, 25। तो R डैश, एक
तो आर डैश कितना हो गया, यहाँ से आर डैश आ गया R/25। तो अपने को पूछा है कि R/R डैश का मान क्या होगा, तो R/R डैश बराबर जाएगा R तो ऊपर, और ये R/ ये जो 25 है वो 25 चला जाएगा ऊपर, R से R गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, R/R डैश का मान 25 आ जाएगा। तो अपन देखते हैं, देखो सुनो, तो इसका मान आ जाएगा आपके 25 आ जाएगा R/R डैश का मान। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो विद्युत शक्ति का मान P बराबर होता है क्या, VI, क्या होता है P बराबर होता है VI। V की जगह अपन IR रखेंगे, तो V की जगह अगर मैं IR रखूँ तो IR और ये आगे भी आई, तो ये हो जाएगा I²R। देखो I²R भी होगा, फिर VI भी होगा, और ये इसको मैं I की जगह रखूँ, क्या रखूँ, देखो V बराबर IR होता है, V बराबर IR, तो I की जगह V/R रखो, अगर V/R तो यहाँ पे हो जाएगा V²/R, तो ये V²R भी होता है। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ये IR² ये निरूपित नहीं करता है। आगे देखते हैं अपन, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 और 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त विद्युत शक्ति अपने को ज्ञात करना है, P बराबर VI। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25 वोल्ट, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, ओम इंटू मीटर क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। किसी तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार में प्रति सेकंड प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो 1 एम्पीयर है तो I बराबर क्या होता है, Q/T। 1 एम्पीयर धारा मतलब आवेश कूलम का मान 1 और समय का मान भी 1, तो यहाँ पे कूलम का मान कितना होता है 1। तो देखो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो N इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁸, तो माना N इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 × 10⁻−19। तो यहाँ पे एक कूलम इसका भाग देंगे अपन 1.6 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.625 × 10⁻19 आंसर आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। 1 ये इसका भाग देंगे, बटा में चला जाएगा ना यहाँ पे। अब देखो आगे, 6 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य, देखो V बराबर W/Q, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर कितना 6 वोल्ट, कूलम कितना 1, तो 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, तो कितना 6 कम 6, तो 6 जूल। आंसर कितना आ जाएगा 6। किस विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंधित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान किस में जोड़ना है अपने को, श्रेणी क्रम में, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ऐसे अगर बहुत सारे जोड़े तो उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा, देखो धारा तो समान बहती है लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा। यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे V1 V2 V3 विभवांतर अलग अलग होगा। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है कि धारा का मापन करता है, वो कितनी धारा जा रही, तो अमीटर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 3 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे तो उस स्थान पर विद्युत धारा का मान I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। 30/3, तो 30/3 तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। सुनिए, तार है 10 मीटर लंबा, तो R होता है ρL/A, यानी कि लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। तो लंबाई 10 मीटर, प्रतिरोध 15, लंबाई को आधा किया तो प्रतिरोध भी आधा, तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा 7.5 ओम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में क्या होते हैं, गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन। रिक्त स्थान में पूछ सकता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक होता है यूनिट, इसको यूनिट कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है
जो लंबाई पर भी प्रतिरोध तो निर्भर करता है, लंबाई, चालक की प्रकृति और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। R बराबर रो L अपॉन ए, लंबाई, क्षेत्रफल और ये प्रकृति, उपयुक्त सभी पर। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से पॉजिटिव से किसकी तरफ मानी जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है, किसमें नहीं होता, पंखे में नहीं होता, बाकी बल्ब, इस्त्री और विद्युत हीटर ये तापीय प्रभाव पर, जूल के तापन नियम पर कार्य करते हैं, बाकी विद्युत पंखा नहीं करता। R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर श्रेणी में जुड़े, समांतर, तो प्रतिरोध क्या आ जाएगा, प्रत्येक से कम हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाता। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी क्या आता है, बढ़ता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या आता है, बढ़ता है। जब समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध घटेंगे तो कुल प्रतिरोध बढ़ेगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है लंबाई, ताप, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, उपयुक्त सभी। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, देखो यहाँ पे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसके और इसके। देखो तो यह अपन ऐसे इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। देखो ये तो 4 ओम तो इधर है और ये इधर 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 ओम इधर। तो ये किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो देखो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/4 बराबर 1/r बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2, ऐसे हो जाएगा। तो ये 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 1 और 1 कितने हो गए, 2, ये कट गया 1/2। तो 1/r बराबर 1/2, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट पार्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन किसी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली और जो चुंबक के बीच में जो कुंडली रखी है, ये चुंबक है, इसके बीच में जो कुंडली रखी है, गति से उसमें कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, जनित्र। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। इसमें सर्पी वलय होते हैं और इसमें दिक् परिवर्तक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है चारों ओर और वृत्ताकार। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर रिक्त स्थान में पूछ सकता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आर्मेचर के घूर्णन। जितना ज़्यादा घूर्णन वेग ज़्यादा वेग होगा, ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी। घेरों की संख्या और क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी। चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से निश्चित होता है दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता, यानी ये भी और ये भी और ये भी। विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की, और स्ट्रेड ने। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत अन्वय जो लाइव तार होता है, उदासीन तार के मध्य विभवांतर कितना, वोल्टेज का अंतर कितना था, 220 वोल्ट का। दो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो मध्य आकर्षण बल, आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वही कूलाम पर भी लागू होता है। तो इसका मान होता है F बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसको अगर आधी कर दूँ तो R² हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो सीधा F/4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। आवृत्ति कितनी होती है,
50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत। विद्युत धारा ज़्यादा होती है तो विद्युत फ्यूज क्या होता है? टूट जाता है। विद्युत तार जल जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। नेक्स्ट, विद्युत तन्मय तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, जिसमें मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा वाला नियम है वो वाला। अब देखिए, जो तर्जनी है वो तो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा है वो धारा की दिशा, और अंगूठा क्या है? बल की दिशा बताता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किसी जड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? अंदर। जड़ चुंबक के अंदर ये जो एन है और ये एस है, तो जड़ चुंबक के अंदर दिशा क्या आती है? देखो, बाहर तो क्या आती है? एन से एस, लेकिन अंदर क्या आती है? एस से एन। साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। बात करते हैं आगे। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? फ्यूज। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है कहलाती है दिक् परिवर्तक, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को चेंज करती है, उसको दिक् परिवर्तक कहते हैं। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करने वाली युक्ति है कि विद्युत धारा इसमें बह रही है। विद्युत धारा मापने वाला तो क्या होता है? अमीटर। विद्युत धारा मापने का तो क्या होता है? अमीटर। लेकिन जो विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित यानी कि विद्युत धारा उसमें बहती है, ये कौन बताता है अपने को? गैल्वेनोमीटर की उसमें परिपथ में विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा मापने का तो होता है अमीटर, और लेकिन ये जो उपस्थिति बताता है वो गैल्वेनोमीटर बताता है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है मैक्सवेल के कॉक स्क्रू नियम से। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे कहलाते हैं मेंस। व्यावसायिक मोटरों के लिए असत्य है विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यंत कम होती है। अत्यंत कम नहीं होती बल्कि अत्यंत ज़्यादा होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी देखो, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जब उसको कुंडली को घुमाया जाता है तो धारा उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदलने का काम कौन करता है? तो विद्युत जनित्र। और विद्युत धारा से उसको यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? विद्युत मोटर। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऊर्जा के स्रोत। 2 पार्ट और बचे हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? भाई, बादलों वाले दिन। सिंपल सी बात है। अब देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण? देखो, लकड़ी से जैव मात्रा ऊर्जा मिलती है, गोबर गैस से मिलती है, कोयले से मिलती है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः और सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट, सौर सेलों की रचना की जाती है। अर्धचालकों से सौर सेल बनाए जाते हैं। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर। पवन से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर स्थित देश का नाम कौन है? प्रथम स्थान पर जो देश है वो डेनमार्क है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल किससे अधिक होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा होनी चाहिए, वही टरबाइन लगाया जा सकता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। इसमें कितने प्रतिशत तक मीथेन गैस होती है? तो 75% तक होती है। ये पार्ट आपके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन पार्टों से छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा का कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तित होना। सूर्य के क्रोड पर होने वाली प्रक्रिया कौन सी? नाभिकीय संलयन। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन? सौर सेल। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होता है जब महासागरीय पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी OTE विद्युत संयंत्र प्रचालित होता है। नेक्स्ट है आपका, पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? यूरेनियम। औद्योगिक देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में पूर्ति करते हैं?
तो 30%। कितने प्रतिशत? 30%। सौर स्थिरांक का मान लगभग 1.4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर गया। ठीक है। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से रंगे होते हैं? काले रंग से, क्योंकि काला रंग क्या करता है? ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा ग्रहण करता है। धूप में रखे सौर से सेल से कितनी विद्युत उत्पन्न हो सकती है? 0.7 वोल्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? एलपीजी का किया जाता है, बायोगैस का किया जाता है, कोयला किया जाता है, सीएनजी का उपयोग गाड़ियों में किया जाता है, एलपीजी का प्रयोग घर के जो सिलेंडर होते हैं उसमें। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। नेक्स्ट है आपका 15वां पार्ट हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? देखो प्लास्टिक है, वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो देखो घास, पुष्प और चमड़ा होता है, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस होता है, केक, लकड़ी और घास, ये तीनों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ये जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। बाकी प्लास्टिक इसमें नहीं होता, तो ये नहीं है, और बाकी सब तीनों है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास बकरी खाती है, बकरी मानव, घास गेहूँ और आम नहीं, बकरी गाय तथा हाथी नहीं, घास मछली तथा बकरी नहीं, ये वाला, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1%। कितने प्रतिशत भाग खाद्य में? देखो एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 1%। और ये जो एक और नियम है 10% वाला नियम, वो ऊर्जा ट्रांसफर का नियम है। निम्न में से किस सन से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी? 1980 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब घटक का कार्य है पदार्थों का चक्रीकरण करना। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थ है तो पीड़कनाशी, डीडीटी और शाकनाशी, ये जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं उपयुक्त सभी। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। जैव मंडल से CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में जैव मंडल से अगर CO2, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? जैव मंडल से अगर CO2 ही निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव, यानी जीवों की संख्या घटने लगेगी, CO2 कम हो जाएगी, तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या हो जाएगी? घटने लगेगी। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन मंडल के अपघटन में ये ज़्यादा सहायक है। ये ओजोन O3 को तोड़ता है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में से अपघटों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, ये जैव घटक है। ये देखो मृदा तो अजैव आ गया, जल प्रकाश ये अजैव आ गया, जल अजैव आ गया, ये पौधे, जानवर, मनुष्य तथा ये सूक्ष्म जीव जैव घटक होते हैं। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा है? देखो जल जीवशाला, पार्क है, फुलवारी, ये सब बनाए गए तो उपयुक्त सभी। पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को कहते हैं। जीवाणु कवक क्या करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय। अब देखो आगे, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो O3 3 होते हैं। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का और पीड़कनाशकों का प्रयोग। आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो 10% का ये नियम। अब देखो आगे, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? तो उत्पादक स्तर पर अधिकतम ऊर्जा होती है। उसके बाद आगे आगे जब ऊर्जा जाती रहती है तब ये ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम हो जाता। ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है जैव आवर्धन। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ते हैं, वो जैव आवर्धन कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करता है? तो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से अपनी रक्षा करता है। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर किससे निर्मित होते हैं? उत्पादक होते हैं। प्रथम पोषी स्तर क्या होता है? उत्पादक, बाकी सब उपभोक्ता होते हैं।
नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 16वां पार्ट और अंतिम पार्ट है। ये 1 नंबर का पार्ट है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा, तो आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना है। देखिए अब प्रश्न की बात करते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है मानव के आंत्र में। सन 1731 में जोधपुर के खेजली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया? अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? टिहरी व गढ़वाल क्षेत्र में। राजस्थान राज्य के खेजली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किस महिला का योगदान रहा? बलिदान दिया था उन्होंने, अमृता देवी बिश्नोई ने। हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जल परिवहन संरचनाएं अथवा प्रणाली है। प्राचीन जल परिवहन प्रणाली कौन सी? कुल। हिमाचल प्रदेश में कौन सी? कुल। तवा बांध बना था कब? 1970 में तवा बांध बना था। निम्न में से किस नदी पर टिहरी बांध है? तो देखो टिहरी बांध गंगा नदी पर है। प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? विवेकपूर्ण, ताकि भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके। इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के अविवेकपूर्ण देन से क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएंगे जल्दी। हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। संसाधन सीमित है और बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है वंशागत जैव विविधता संरक्षण। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई? 1985। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है? पीने योग्य पानी नहीं है और पानी संदूषित है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है कौन? गाँव, जहाँ बहुत जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौम जल क्या है? भौम जल देखो भू सतह के नीचे चट्टान और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है क्या? कार्बन होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, उपयोग सभी। निम्न में से कौन सी जल संग्रह की पुरानी व्यवस्था है? देखो खादिन है, बंदारस है, बंदिश है, ये सब उपयोग सभी। जल संभर प्रबंधन से क्या लाभ है? इससे भूजल स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना कौन सी? खादिन या खड़ीन भी इसको कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने अवरोध को क्या कहते हैं? चेक डैम। प्राकृतिक जल मार्गों पर जो कंक्रीट और छोटे पत्थरों से जो बने होते हैं ना अवरोध, उनको चेक डैम कहते हैं। यह आपका पाठ हो गया पूरा। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकते हैं, यहाँ से अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी 1-1 लाइन के भी बन सकते हैं और यहाँ से आपके रिक्त स्थान वाले भी प्रश्न भी बन सकते हैं। धन्यवाद।